हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर जैदी, ज़रार खुड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान और भारत की सियासत में गद्दार खेलना कोई नई बात नहीं है। आपको याद होगा कुछ अरसे पहले तक हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ मोदी के यार थे। अभी पता नहीं क्योंकि वो हट गए हैं तो वो शायद यार नहीं रहे। शुगर मिल में 2 लाख रॉ के एजेंट भी थे। बिल्कुल 2 लाख रॉ के थैले थे, बस वो एजेंट के अंदर, मतलब वो भारतीय शुगर और पता नहीं क्या क्या। तो वो जब भी दिल्ली में बकौल नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी सफारतकारों और साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी को कांग्रेस के एक रहनुमा मणिशंकर आयर, जो यहाँ कौंसल जनरल भी रह चुके हैं, उन्होंने दावत दी और उसमें भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह साबिक़ और भूतपूर्व उपराष्ट्रपति नायब सदर हामिद अंसारी ने भी शिरकत की, जिसका मकसद था गुजरात में बीजेपी को हराना। अच्छा, ये और एक और सुन लीजिए ना। अच्छा, सुन लीजिए ना भाई, मेहनत से यार नाम सारे। ओके सॉरी यार। अच्छा, बकौल मोदी साहब के ये खबर एक टीवी चैनल पे आई है, मैं नहीं कह रहा अपने मुंह से, ठीक है। पाकिस्तान के एक साबिक़ फौजी अफसर ने फेसबुक पेज पे ये पोस्ट लिखी कि सोनिया गांधी का जो सियासी मुशीर है अहमद पटेल, उसको गुजरात का वज़ीर होना, ये भी मोदी साहब ने फरमाया। कांग्रेसी रहनुमा है, तर्जुमान है बल्कि आनंद शर्मा, उन्होंने कहा कि जी मोदी जो है मनमोहन सिंह और हामिद अंसारी से माफ़ी मांगे। मोदी इतनी निचली सतह पे आ गए हैं कि वज़ीर आज़म का ओहदा ही बेतौकीर हो गया है, और अगर इल्ज़ामात सच हैं तो हाई कमिश्नर सोहेल महमूद जो हैं उनको तो पहली फुर्सत में इस्लामाबाद भेजना चाहिए। मनमोहन सिंह ने अलग ख़त लिखा मोदी को, उन्होंने कहा कि मोदी शिकस्त से बचने के लिए झूठ बोलने में उतर आए हैं। वो एक साबिक़ वज़ीर आज़म और एक साबिक़ आर्मी चीफ पे हमला करके ख़तरनाक मिसाल कायम कर रहे हैं। इसी का जिक्र करना अच्छा, वो साबिक़ मिलिट्री चीफ भी थे वहाँ पर। जी, मैं वही कपूर साहब जी। मणिशंकर आयर ने मोदी को कहा नीच जी। अच्छा, नीच से ये तासुर मिला कि जैसे वो निचली जात के जो लोग हैं उन पे अटैक है, तो एक रेसिस्ट कह लें या वैसे तो कांग्रेस ने उनकी रुकनीत मुअत्तल कर। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के तर्जुमान है डॉक्टर फैसल, उन्होंने अपने ट्वीट में इन इल्ज़ामात की तरदीद करते हुए कहा कि पाकिस्तान को दाखिली सियासत में न घसीटा जाए, इंतखाबात फ़र्जी साजिशों पे नहीं अपनी ताकत के बल पे जीतने की कोशिश की जाए। क्रिएटिव ट्वीट है मेरे ख्याल। अच्छा साहब, इस दावत में कौन कौन था इस साजिश में? अच्छा, ये जो नीच वाली बात है, हाँ, तो मैं आपकी बात करता हूँ, उसको भी लिंक किया गया है इसी मीटिंग। ठीक है, पहले ये मीटिंग हुई, फिर उसके जहाँ बाद पर ये साजिश हुई, और उसके एकदम बाद मणिशंकर आयर ने कहा नीच, ये क्या है। हालांकि नीच मणिशंकर आयर वैसे बड़े ज़बरदस्त आदमी है। अच्छा यार, वज़ीर भी रहे हैं, साजिशियों, पेट्रोलियम के मिनिस्टर भी थे ना। साजिशियों के नाम सुन लीजिए यार आप, जिन्होंने के पाकिस्तानियों से मिलकर की। एक तो मनमोहन सिंह, हामिद अंसारी तो हो ही गए, फौज के साबिक़ सरबराह जनरल दीपक कपूर का आपने नाम ले दिया। 2 साबिक़ खारजा सेक्रेटरी यानी नटवर सिंह और सलमान खुर्शीद। अच्छा, सलमान खुर्शीद साबिक़ वज़ीर खारजा भी रह चुके हैं, तो उस लिहाज से ये पाकिस्तान में भारत के 3 साबिक़ हाई कमिश्नर भी साजिश में शरीक हैं। TR राघवन, शरद सबरवाल और शंकर वाजपेयी। जनरल दीपक कपूर से बाज़ लोगों ने पूछा अखबार ने कि साहब ये सब हुआ साजिश का ज़रा बताइए क्या हुई। उन्होंने कहा साहब वहाँ पाकिस्तान भारत के जो टेंशन है, मौजूदा तनाव और ताल्लुकात, उस पर तो बात हुई। अगर कोई साजिश में बात हुई है तो कम से कम मेरे सामने नहीं बल्कि लोगों का तो कहना है कि वो वहाँ भी पर नहीं बताना गुजरात चाह रहे, पर ही जिक्र नहीं वो हुआ भी है। नहीं बताना चाह रहे। अच्छा, इसका मतलब सर है बहुत ये तो गहरी साजिश। अब मोदी साहब एक गैर जिम्मेदार एक जिम्मेदार आदमी है, वो खामखा की ऐसी हवा में नहीं उड़ाते हैं। तो हमारे साथ मौजूद अच्छा, है। नहीं सॉरी, एक चीज में बस दो और चीजें हैं जो इसमें थोड़ी सी इजाफा करना होगा। नरेंद्र मोदी साहब ने सलीम का एक और बात भी की थी उसी जलसे में। ये कहा था कि जी मनमोहन सिंह मुंबई अटैक्स के बाद इसके पास इसमें इतनी हिम्मत क्यों नहीं थी कि ये सर्जिकल स्ट्राइक करें। बकौल मोदी साहब के एयरफोर्स आई मनमोहन सिंह के पास, कहा कि जी पूरा प्लान है। मनमोहन ने कहा ना। तो मैं जानना चाहूंगा, एंड जनता जानना चाहेगी कि किसके दबाव पर भारत पाकिस्तान। अच्छा, मनमोहन सिंह ने इसका जवाब भी दिया। उन्होंने ये कहा कि जी जब पठानकोट पे हमला हुआ तो आपने तो ISI के चीफ को बुला लिया और आप पहुंच गए पाकिस्तान। और वो हमारी सेंसिटिव किस्म की जो है ना वो एयर द हिंदू के रेजिडेंट एडिटर अमित बर्वा को बुलाया हुआ है, उनका क्या करना है?
बात सर करते हैं। आपने जो करना था वो कर लिया, उसके बाद तो अमित बरवा साहब, आप हमें सुन रहे हैं? हम तो एक एक सेकंड भी बोले तो सर Sorry यार। मतलब। अमित बरवा साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी, कैसे हैं अमित, हाउ आर यू? मैं खैरियत से। अच्छा साहब, मोदी जी प्रधानमंत्री इतना गैर जिम्मेदारी का सबूत तो नहीं दे सकते? कुछ ना कुछ तो होगा उनके पास, आप क्या कहते हैं? ये सवाल तो आपको उनसे करना पड़ेगा, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ। आप उन्होंने कहा है तो ये सवाल आपको उन्हीं से करना पड़ेगा। सर लेकिन वो हमें वो टाइम नहीं देते ना हमें, तो ये इल्जाम लग जाएगा कि हम मोदी के यार हैं। आप एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करा दें हमारा, हमसे पूछिए। भारत में इसको लेके कितने सीरियस हैं लोग, वोटर वगैरह, ये तो बता दें मीडिया। अब ये कहना मुश्किल है, अभी एक दिन आज कल कैंपेन का रह गया है गुजरात के इलेक्शन के लिए, तो मुझे लगता है कि ये अब आज आपको जैसे कि आप लोग कर रहे थे, आज मनमोहन सिंह साहब जवाब जी। दिया है प्रधानमंत्री मोदी का। जी जी। और उन्होंने अपनी बात काफी साफ तौर पर रखी है। तो मुझे लगता है कि ये अब इलेक्शन के लिए है या इसमें कोई और बात है, लेकिन जो भी है ये एक मतलब आज की जो खबर है वो जो मनमोहन सिंह साहब ने जवाब दिया है उस पर ज्यादा फोकस है, मुझे लगता है। लेकिन हाँ, नहीं, ऐसे सर, साहब वो भी तो- आपको क्या लगता है, या जो रेटरिक है हमारे यहाँ आपके यहाँ आपस में चलता रहता है, ये उसी तरह Part का of वो एक election इलेक्शन game। स्टंट है, या आपको लगता है कि कहीं कोई इसमें कुछ है, कोई जरा बराबर सी भी कोई सब्सटेंस? मुझे तो कुछ नहीं लगता कि इसमें है कि जिस तरह के लोग वहां पर थे और आप एक आर्मी चीफ पर बेसिकली इल्जाम लगाया है मोदी जी ने गद्दारी का, तो आई मीन ये क्या अब ये मतलब न्यू नॉर्मल है या ये एक नई एस्केलेशन है आपकी नजर में, मतलब हो क्या रहा है अमित भाई? ये इलेक्शन के पहले में कई चीजें कही जाती हैं, तो मुझे लगता है कि ये एक और कड़ी। हेलो हेलो मेरा ख्याल में इनका। हेलो, जी जी अमित, मुझे ये बताइए, जैसे ज़रार भी सवाल कर रहे थे, क्या क्या इतनी ही मुश्किल में है वहाँ बीजेपी गुजरात को लेकर के, या आपको लगता है कि क्या वहाँ प्रेडिक्शंस हो रही हैं? जी देखिए, इलेक्शन तो काफी क्लोजली कंटेस्टेड है इस बार, ओके। और स्टेक्स काफी हाई हैं, कांग्रेस के लिए भी हाई हैं, बीजेपी के लिए भी स्टेक्स हाई हैं। तो अब कुछ ही दिन रह गए हैं, 14 तारीख को पोलिंग है और उसके बाद 18 तारीख को काउंटिंग है। तो मुझे लगता है कुछ ही दिनों में गुजरात का फैसला हो जाएगा। तो क्योंकि आपको मालूम है कि मोदी जी वहाँ के वजीर आला रहे हैं और वो उनका होम स्टेट है, तो स्टेट लाजमी तौर पर उनके लिए हाई है। और कांग्रेस की तरफ से भी काफी फाइट देखने में आई है कई सालों के बाद। और आपको मालूम है कि आज फॉर्मली राहुल गांधी कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हो चुके हैं, और उन्होंने कुछ एक तरह से कुछ नया एपिटाइट दिखाया है चुनाव लड़ने में। तो आगे क्या होगा, लोगों ने किस तरह से वोट देना है, ये तो 18 तारीख को ही मालूम होगा। लेकिन बहरहाल ये है कि कॉन्टेस्ट जरूर है गुजरात के इलेक्शन। अच्छा अमित भाई, ये माल जो मोदी साहब बेच रहा है ये बिकेगा गुजरात के वोटर में? क्योंकि राहुल गांधी तो ये उसका जवाब तकरीबन यही था कि यार अब पाकिस्तान की भी बात करें, गुजरात के इलेक्शन है, गुजरात पर बात करो। तो ये जो टैक्टिक दे रहे हैं और काफ़ी क्लियर है कि मतलब थोड़ा सा पैनिक ही होगा, क्योंकि बीजेपी का एक तरीका ये रहता है कि तकसीम कर दो, डिवाइड एंड रूल, तो मेजोरिटी अपने मतलब शेर छोड़ दो बीच में कि ये तो मैं खा जाएंगे अगर हम ना होंगे। ये आपकी नज़र में ये टैक्टिक सक्सेसफुल रहा है माजी में, और इस इलेक्शन में क्या ये चलेगा? जी देखिए, कोशिशें तो बहुत तरह की होती हैं, लेकिन अब वोटर क्या करता है या क्या नहीं करता है। तो आज ही में पोलिंग हो चुकी है जैसे कि आपको मालूम है, और तकरीबन आज ही कंस्टिट्यूंसीज में पोलिंग होनी बाकी है। तो कई चीजें हैं, लोग गुस्से में हैं जीएसटी को लेके, जो सेल्स टैक्स जनरल सेल्स टैक्स लगाया है, और कुछ लोग डिमोनेटाइजेशन को भी लेके कह रहे हैं कि वहाँ नौकरियां वगैरह, सारे मुद्दे हैं, और भी वहाँ पर पावर में है।
तो एक तरह का डिससेटिस्फैक्शन हो भी सकता है, लेकिन मोदी जी एक, आपको मालूम है, वो पावरफुल स्पीकर है, पावरफुल ओरेटर है, बड़े लीडर हैं, और वो अपनी और पूरा 100% देते हैं अपना इलेक्शन में, तो वो लगे हुए हैं। और कई लोगों का और उनकी पार्टी का भी मानना है कि उनकी कैंपेनिंग से फर्क पड़ सकता है पार्टी के प्रोस्पेक्ट्स का। तो देखिए, जमाने में चाहे पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो, इलेक्शंस प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल काम है, तो उनको तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। सही बात। तो मेरा यही एंकर्स को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हिंदी में कहते हैं, निवेदन रहेगा कि आप 18 तारीख तक इंतजार करें। अमित, उसके बाद जो भी आप एनालिसिस 18 तक तो ज़ाहिर है इंतज़ार वो- करेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि 22 साल में ये पहले इलेक्शन लग रहे हैं जिनमें आपको ये कहना पड़ रहा है कि प्रेडिक्शन मुश्किल है। 2012 तक ये सिचुएशन नहीं हर थी। इलेक्शन में 2012 लेकिन ये है 2012 में जब बीजेपी ने 182 में से 112 सीटें जीती थीं, या उससे पहले के जो इलेक्शन हुए थे या उससे पहले के, उसमें आपको और हमें इतनी जो है वो गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इसलिए कि अंडरस्टूड था कि 19-20 ही रिज़ल्ट रहेगा। लेकिन अब जो, जैसा कि आपने कहा कि नोटबंदी, जीएसटी प्लस जो पटेलों की बेचैनी है, जो 14% है स्टेट का, उसका हार्दिक पटेल का जो चैलेंज उभर के सामने आया है, जो ओबीसीज़ का चैलेंज है, दलितों का चैलेंज है, ये हमें पहले देखने में नहीं आ रहा था। तो मोदी की घबराहट के पीछे ये सारे फैक्टर्स किस हद तक हैं? ये नए फैक्टर्स जरूर हैं, लेकिन ये अनटेस्टेड है इलेक्ट्रली। अगर आपको मालूम होगा कि लोग पब्लिक मीटिंग में आते हैं लेकिन वोट कहीं और देते हैं। सही बात। और मुझे लगता है कि इलेक्टोरेट काफी मतलब क्लेवर है, और कई बार बताता भी नहीं है किस तरह से उन्होंने वोट डाला है। तो जो फैक्टर्स जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, ये ग्राउंड पर बिल्कुल हैं, लेकिन ये किस तरह से तब्दील होंगे बैलेट बॉक्स में या वोटिंग मशीन में, कौन सा बटन दबेगा, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छा, गुजरात में कोई 10% मुसलमानों की आबादी बताई जाती है। बीजेपी को छोड़ें, क्या कांग्रेस उन्हें लिफ्ट करा रही है, या टोटल वो मार्जिनलाइज हो गए हैं, उनके वोटों की किसी को ना ज़रूरत है ना परवाह है? वोटों की जरूरत तो जरूर है, और सबकी वोटों की जरूरत होती है। और मुझे लगता है कि जो पूरी सिचुएशन में एक तरह से कांग्रेस ने एक अलग स्ट्रेटजी अपनाई है इस बार। वो चाहते हैं कि वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी साथ में लेकर चले और किसी तरह से एलियनेट ना करें। लेकिन इलेक्ट्रली जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये बड़ा मुश्किल इलेक्शन है, और कुछ भी कहना कि किस तरफ से कैसे वोट, आमतौर पे ये माना जाता है कि जो मुस्लिम वोट है वो बीजेपी के खिलाफ जाता है। तो अगर वो ट्रेडिशनलिज्म जारी रहेगा तो वो लाजमी है कि बाइपोलर कॉन्टेस्ट में ये वोट कांग्रेस की तरफ ही जाए। ठीक है, फाइनली अमित ये बता दीजिए, क्योंकि अमेरिका में भी ये एक इशू बना कि रूस ने जो है वो ट्रंप के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस किया, तो आपको लगता है कि वो भी हो सकता है कि उन्होंने सोचा होगा कि इस तरह करके कोई, या आजकल कार्ड चल रहा है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो इसको आगे रख के तो एक पॉलिटिकल फ़ायदा ले लिया जाए? ये जैसे कि मैंने कहा कि ये क्या उनके जहन में था जब वो बयान उन्होंने किया, मैं नहीं जानता। लेकिन ये बात जरूर है कि ये इस तरह का बयान मुझे मतलब कि नहीं लगता है कि इसमें कोई ऐसा सब्सटेंस है। जहाँ तक कि वो रूस का सवाल है और अमेरिका के इलेक्शन में, मुझे नहीं लगता है कि एक तरह से ग्राउंड किसी ने अगर उसका फायदा उठाया है या सोशल मीडिया पे कैंपेन किया है, वो सब हो सकता है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका कंप्लेन करता है या अमेरिकन, मुझे लगता है कि उनको पड़ेगा कि किस तरह से उनकी पॉलिटिक्स चलती है। अमित, ये जो इलेक्शन कैंपेन है, इसमें गुजरात मॉडल का जिक्र आया, या वो जिक्र अब साइड ट्रैक हो चुका है? बहुत कम आया है। इनफैक्ट बीजेपी ने तो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी बहुत ही देर में रिलीज किया, और काफी जब उन पर दबाव पड़ा सोशल मीडिया पर कि उन्होंने अपना मैनिफेस्टो जी जी जी। हेलो, तो मेरे ख्याल में लाइन कट। जो रेटरिक है इसमें काफी बदलाव आया है।
लेकिन वोट कैसे पड़ेंगे कुछ कहना मुश्किल है। आपको याद होगा कि उत्तर प्रदेश में जब नोटबंदी का डिसीजन लिया गया, उस वक्त भी पंडित कई लोग कह रहे थे कि आप वोट